तो इसी में मैम ये भी जानना चाहता हूँ मैं कि अब G20 है आगे और वहाँ पर प्राइस कैपिंग भी एक बड़ा मुद्दा होगा, ऑयल प्राइस कैपिंग। तो इसको लेके हिंदुस्तान कैसे देख रहा है? और क्योंकि वहाँ पे मिस्टर बाइडेन भी होंगे, मिस्टर जेलेंस्की भी होंगे, मिस्टर पुतिन भी होंगे, तो क्या उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हिंदुस्तान देखता है? एब्सोल्युटली। हमारा तो पहले दिन से, और ये एक नहीं, लगातार देश के हर व्यक्ति ने ये बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने तो खास तौर पे ये बात कही है कि डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड। हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो लोग टेबल पे बैठे आपस में बातचीत करें, हम उसके पक्ष में हैं। और वो टेबल हमारी हो या कोई और टेबल हो उसकी हमें चिंता नहीं है जी, टेबल होनी चाहिए और जो विरोधाभास है वो सुलझना चाहिए। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबको उसमें अपनी सोच समझ और द राइट वर्ड इज विजडम, विजडम के हिसाब से आपको ये काम करना होगा। एंड आई ऑलवेज से सद्बुद्धि दे ईश्वर सबको, लेट विजडम प्रिवेल so that people know how to conduct their business and no unfortunate incidents should happen, and people should not become so selfish that they only think about themselves and forget the poorer nations of the world, because poorer nations which have higher density also need support, and we cannot, the rich nations cannot choose a policy which is creating havoc to the rest of the world, as if Africa doesn't exist, as if they don't need energy, as if people in Asia do not exist, they don't have a problem. And I constantly maintain this ऐसे कि भाई आप मुझे एक बहुत साधारण तरीके से एक बात बताइए, रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वो आप सब के जानते हैं। अफगानिस्तान नक्शे से गायब हो गया है क्या? या जो कुछ हमारे बॉर्डर पे चल रहा था कुछ समय पहले तक, उसके बारे में क्यों बातचीत नहीं थी? तो ये जो आपने नाम लिए थे कुछ देशों के पहले, उसके संदर्भ में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो लगता है, जो दिखता है, जरूरी नहीं वो होता है। कई बार इंटरलिंकेजेस इतनी घनिष्ठ होती हैं कि उसको तोड़ पाना या उससे निकल पाना संभव नहीं होता। और कई बार नूरा कुश्ती चलती है, ये भी राजनीति का हिस्सा है। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड यहाँ बैठे हैं, वो जानते होंगे कई बार नूरा कुश्ती भी करते हैं। तो वो देश में, देश के बाहर भी ऐसा होता है। तो ये खास तौर से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी भी उन लोगों में रहीं जो बहुत मुखर रूप से कहती रहीं कि क्या होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट हिंदुस्तान के रुपए का हाल, तब जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज जहां पर पहुंचा हुआ है रुपया। हालांकि वर्ल्ड ओवर करेंसीज की हालत हम देखते हैं डगमगाई हुई है, लेकिन उससे जोड़कर देखा जाता है कि तब बहुत मुखर आलोचना हुई थी। आज वो लोग क्या सोचते हैं जब सत्तारूढ़? आप परसेंटेज निकालिए। अब ये इकोनॉमिक्स का गेम जो है वो साधारण भाषा में या दो लाइन में समझाना कठिन है। उसके लिए आप एक अलग सेशन करेंगे और मैं आके बैठूंगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में आपको समझना होगा वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन क्या चल रही है। आपको समझना होगा कि किस तरीके से कुछ करेंसीज को छापा गया है। आपको समझना होगा कि करेंसी को किस तरीके से अभी कुछ देश जो हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस में गोल्ड ट्रांजैक्शन का क्या रेट चल रहा है, हमारे आसपास किस तरीके से जो इन्फ्लेशन वर्सेस करेंसी का क्या हुआ है, ऑयल एक बड़ी चीज़ है उसकी रेट्स पे क्या हुआ है, कोविड का क्या हुआ, साथ में कोविड के साथ साथ वॉर, जो कि 10% दुनिया का तेल यूरोप में, मतलब 10% दुनिया का तेल रशिया निकालता है। अगर आप ये कह दें कि 10% तेल नहीं खरीदा जाएगा, उसका क्या असर होने वाला है पूरी इकोनॉमी के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर, और
फिर तेल निकालने की कैपेसिटी होती है अलग अलग देश की, फिर रेट्स के ऊपर क्या अंतर आएगा। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पहले की जब मैंने बात किया, मैंने उस पर लिखा भी है। उस समय मैंने लिखा है कि जब मलेशिया मलेशिया छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया, जो हमारे आसपास के वियतनाम, जो हमारे आसपास के देश हैं, या हमारे जैसे और अन्य देश हैं, ब्राज़ील वगैरह, जब उनकी करेंसी और इन्फ्लेशन के अंदर 8 से 10% का अंतर पड़ रहा था, तो भारत की करेंसी का 32 और 40%, 38% अंतर पड़ रहा था। कंपैरिजन जो है वो परसेंटेज टर्म्स में और बाकी सब चीज़ों के साथ मिलाकर होता है। तो मैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान आज इतना ही रखना चाहती हूँ, कभी और बैठ के इस पर बात करूँगी। और इस पे मैंने